नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। आज हम आपसे एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनका पूरा जीवन खेल को समर्पित रहा है और इस दौरान उन्होंने कई मेडल हासिल किए हैं और लगभग 40 से अधिक देशों की यात्रा उन्होंने की है टीम मैनेजर के रूप में। कई बच्चे उनके सिखाए हुए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं, कई मेडल जीत चुके हैं। तो आइए आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि उनके खेल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कब से उन्होंने खेल की शुरुआत की, इस दौरान उनका पूरा खेल जीवन किस तरह बीता। बशीर खान जी हैं, ओलंपिक के महासचिव रहे हैं, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सुनिए और उन्हीं के मुंह से खेल जीवन के बारे में पूरा कथा सुनिए उनकी। नमस्कार, मैं सर बशीर अहमद खान। मैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हूँ और सीईओ भी हूँ और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने अपना खेल शुरुआत 1968 से स्टार्ट किया था। उस समय वॉलीबॉल से स्टार्ट हुआ मेरा। वॉलीबॉल के बाद मैं बास्केटबॉल के बाद मैं हैंडबॉल। इस प्रकार के मैं हैंडबॉल का छत्तीसगढ़ में लाने में ही हैंडबॉल लाया हूँ छत्तीसगढ़ में। मैंने स्कूल नेशनल खेला, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिविज़नल हो गया, उसके बाद स्टेट हो गया, फिर नेशनल लेवल में खेला मैंने स्कूल्स में, ओपन में खेला। फिर उसके बाद हमने नेशनल लेवल में हमने अपनी टीम को ले जाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम बहुत लगता था कि हम मध्य प्रदेश से खेल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारा सिलेक्शन बहुत कम होता था। छत्तीसगढ़ से मात्र 8-10 लोगों को ही सिलेक्शन मिलता था, 50-100 से ज़्यादा मिलता ही नहीं था। किंतु हम लोग को बहुत आशा थी छत्तीसगढ़ बन जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, हम 1998 से छत्तीसगढ़ का निर्माण कर लिया था अपने खेल संघों में। कई खेल संघों का गठन कर लिया था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का भी गठन किया था, हैंडबॉल, फेंसिंग, स्विमिंग, ऐसे कई खेलों का हमने 98 में भी अपना फर्म सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लिए थे। हमें उम्मीद था कि हम आएंगे। मैं 2000 अगस्त में मैं छत्तीसगढ़ इंडिया टीम लेके गया था मैं चाइना एशियन गेम में। तो बीजिंग में मैं था, तो वहाँ पर मेरे दोस्त ने दौड़ के आया, मेरे रूम में आके बताया, बशीर भाई बधाई हो, आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण की घोषणा हो गई। उसको घोषणा कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैं खुशी से दौड़ के गया, देखा न्यूज़, बहुत खुशी हुई, दिन बड़ा जश्न बनाया कि अब हमारे को सीधा राज्य का दर्जा मिल जाएगा छत्तीसगढ़ को और हमारे सभी खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। तो 2001 से हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन में भी कई खेल संघ बने। रायपुर में इधर उसका ओलंपिक की लड़ाई चालू हो गई। कई चीज़ें हमारे माननीय विद्याचंद्र शुक्ला जी ने हमें फुल सपोर्ट किया था कि ओलंपिक संघ का हमने कहा था कि भाई एक अध्यक्ष बना लीजिए आप रायपुर का और सेक्रेटरी बना दीजिए भिलाई का। उसी कड़ी में उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के गठन किया। कई खेल संघों का उन्होंने मान्यता दिलाई। इस प्रकार हमारा काम शुरू हुआ, खेल का गति चालू हुई। और उसके बाद हमने 92 से ही हमने नेशनल कराए। हमने हैंडबॉल में मैंने 40 नेशनल करवाए भिलाई में, और उसके अलावा फेंसिंग का भी मैंने 13 नेशनल कराया। इसके पीछे हमारा भिलाई स्टील प्लांट का सबसे बड़ा श्रेय भिलाई स्टील प्लांट को जाता है। भिलाई स्टील प्लांट नहीं होता तो हम लोग कुछ खेल आगे ला नहीं सकते, खेल संगठन नहीं बन सकते थे। हमको भिलाई स्टील प्लांट से फुल सुविधा मिलती थी। उस समय TADA मिलता था हमको। TADA के लालच में सब खिलाड़ी खेलते थे, जाते थे और हमारा नेशनल करते थे, हमको फाइनेंशियल हेल्प होती थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलता था। इस प्रकार के हमने इतने नेशनल कराए, इंटरनेशनल भी करवाए।
तो ये हमारी स्टार्टिंग थी। मुझे हैंडबॉल में 96 में बेस्ट कोच का मध्य प्रदेश शासन का विश्वामित्री अवार्ड दिया गया मुझे। और उसके बाद मैं लगातार इंटरनेशनल में भी कई टीमों के साथ में मैनेजर बन के गया। और इंडियन ओलंपिक में मैं 2002 के बाद मैं भारतीय ओलंपिक संघ में गया था। 2001 से लेकर आज तक मैं इंडियन ओलंपिक की हर एग्जीक्यूटिव कमेटी में की मीटिंग और जनरल बॉडी मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया हूँ। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में मैंने अपना जो मुझे वहाँ पे मेरे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए मुझे ललित बानोर जी उन्होंने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था। और जॉइंट सेक्रेटरी के बाद मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा बहुत दिन, कई कमेटियों में रहा। उसमें सुरेश कालमाड़ी जी हमारे इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष थे और ललित बानोर जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने बहुत हमारे को इसमें लाने के लिए किया। तो उस समय एक चीज़ मेरे को और याद है, हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है उन्होंने कहा कि बशीर जी आपको नेशनल गेम अलॉटमेंट करा के लाना है। उस समय मैं सेक्रेटरी था। मैं बोला सब बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ले आऊँगा, क्योंकि उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए रॉयल्टी मनी लगती थी। तो हमने बोला सर 2.5 करोड़ रॉयल्टी मनी लगती है? तो उन्होंने बोला हो जाएगा। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। उन्होंने वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो जाए, क्योंकि उन्होंने नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन देखा था। उसमें युवाओं को जोड़ के युवा बहुत जुड़ते थे। उसके अलावा जिस सिटी में होता था वहाँ पे ग्राउंड बन जाते थे, उनके रुकने के लिए कई हाउसिंग सोसाइटी बन जाती थी। तो वो लक्ष्य को देखते हुए उनका वो था कि हम 2011 में हम नेशनल गेम्स, 2013 में जब इलेक्शन आने वाला उसके पहले हम नेशनल गेम कराएंगे। वो एक खेल गांव बनाएंगे। खेल गांव में उसको हम खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था होगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होगी, मैदान बनेगा, हमारे को एक अच्छा वो मिलेगा। उस समय भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था, बाकी पैसा स्पॉन्सरशिप से लिया जाता था। और ऐसा करके कई नेशनल गेम थे। 37 नेशनल गेम्स हमको अलॉट हुआ था, पर दुर्भाग्य से वो नेशनल गेम आज तक अभी तक पेंडिंग है। उसके पहले हमारे पीछे जो नेशनल गेम अलॉट कराया तो उनका हो गया। ऐसा करते करते हमने जो आगे लाए, हमारे कई खेल संघों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद कई खेलों ने मेडल लाए। स्पेशली मेरे साथी थे जो राजेश पटेल, वो मेरे साथ शुरू से रहे ओलंपिक के समय से। उन्होंने भी जो स्टार्ट किया मेडल लाना बास्केटबॉल में, आखिरी तक उनका मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल उनका था। उसके बाद हैंडबॉल का मेडल्स आए। फिर खेल कुछ खिलाड़ियों में सर्वप्रथम बास्केटबॉल और हैंडबॉल का नाम आता था। तो राजू पांडे पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और शहीद कौशल यादव पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार हमारे खिलाड़ियों ने लिया। जो हमारे जो वेबसाइट है उसमें हमने अपने खिलाड़ियों को दिया। मैक्सिमम अवार्ड हैंडबॉल और बास्केटबॉल में लिए हैं इस छत्तीसगढ़ में। तो उस समय यहाँ पे बशीर भाई मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। आपने अपने खेल जीवन में टीम मैनेजर के रूप में लगभग 40 देशों की यात्रा की है। इस दौरान आपके टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा? मैं जब इंडियन टीम की हैंडबॉल की टीम कोच में गया था, उस समय हमारी हैंडबॉल की टीम 6वां स्थान प्राप्त हुई थी। इस प्रकार के, क्योंकि एशिया में इंडिया का स्थान बहुत कम आता था, सिर्फ एथलीट्स शूटिंग और कुश्ती उन्हीं को अवार्ड ज़्यादा मिलते थे, उनके मेडल मिलते थे, बाकी गेम को कहीं नामो निशान नहीं रहता था। किंतु उस समय भी 6th प्लेस में आना भी बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद हमने फेंसिंग में भी मैं गया एशियन गेम्स में,
तो उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। एशियन गेम में भी फेंसिंग का हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और बड़ी खुशी की बात है, हम 2007 से आपने फेंसिंग स्टार्ट किया और उसमें 2007 से हमने नेशनल भी कराया। नेशनल में हमने, और ये जो टीम सेलेक्ट हुई, हमारे बच्चे को स्टार्ट किए, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, ध्रुव की लड़की जो इंडिया टीम में सेलेक्ट होकर वर्ल्ड कप खेली और वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर के इंटरनेशनल प्रतियोगिता में फेंसिंग का बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है। बास्केटबॉल के बहुत से प्लेयर जा रहे हैं और अभी वर्तमान में मिस्टर संजय मिश्रा जी हैं जो बड़ा अच्छे कोच हैं। उन्होंने भी अच्छा कोचिंग करके अपने टीम के बच्चे को वर्ल्ड कप में बैडमिंटन में मेडल प्राप्त किए उन्होंने। लड़की है ध्रुव की, आकाशी, मेरे ख्याल से आकाशी नाम है उनका, तो उसको गोल्ड मेडल मिला। इस तरीके से भी हमारा प्रदेश इंटरनेशनल में भी छत्तीसगढ़ का नाम आने लगा है और मुझे आशा है अगर अच्छे से हम इसको और रूपरेखा में लें, अच्छा सा मैदान उपलब्ध करवाएं, ट्रेनिंग कैंप लगवाएं, कोचेस उपलब्ध कराएं, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। एक समय खेल के क्षेत्र में भिलाई का अपना एक अलग नाम होता था। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें पूरी इंडिया की टीम भिलाई से बनती थी। अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं खेल के भिलाई में? ऐसा उस समय टीवी का ज़्यादा प्रचार प्रसार उतना नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतनी नहीं थी। प्रिंटिंग मीडिया, सिर्फ प्रिंटिंग मीडिया से ही हमारे प्लेयर का उपलब्धि मालूम पड़ती थी। उस समय भी हमारे इंटरनेशनल लेवल में तो उतने नहीं गए, किंतु छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल में पूरे भिलाई के प्लेयर मैक्सिमम गए। मध्य प्रदेश के समय भी, इस समय उस समय कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ भिलाई खेल की राजधानी है, खेल और शिक्षा की राजधानी है करके ये प्रचलित था। और आज भी अभी आशा है कि धीरे धीरे और भी डिस्ट्रिक्ट में प्रचार प्रसार हो रहा है खेल का। रायपुर में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किंतु भिलाई को अभी तक किसी ने आगे नहीं पार कर पाया। खेल में बशीर भाई राजनीतिक दखल भी सामने आती है, जिसके वजह से खेल प्रभावित होता है, बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। जैसे भिलाई में पहले जितने अच्छे खिलाड़ी होते थे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी होते थे, जो अवार्डी बच्चे होते थे, उनको नौकरी मिलती थी। तो बच्चे उस उम्र से खेल को काफ़ी दिलचस्पी के साथ रखते थे, पढ़ाई तो करते थे, लेकिन साथ में खेल को भी महत्वपूर्ण। बीएसपी ने नौकरी देना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं निकलता जिससे बच्चे को नौकरी मिल सके। तो आफ्टर ऑल कुल स्थिति ये बन रही है, बच्चों का भी ध्यान अब जो है खेल के प्रति उतना नहीं है। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बातों से? ऐसा उस समय की बात है कि आप बता रहे राजनीतिक लोगों को खेल संघों में आते हैं, नौकरशाह आते हैं। बिना राजनीतिक और खेल नौकरशाह को लिए बिना हमारा खेल आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वही जैसे आईएएस है, आईपीएस है और मंत्रीगण लोग हमारे खेल संघ में आते हैं, एमपी एमएलए लोग, तो हमारा खेल का आगे उन्नति होती है, उसमें अनुदान मिलते हैं, हमारे को नौकरी में हमको चांस मिल जाता है और जहाँ भी जाओ तकलीफ़ें नहीं होती। तो इस कारण उस समय नौकरशाह और राजनीतिकों को लिया जाता था। किंतु अभी भारत सरकार ने एक नियम बना दिया है कि जो भी खिलाड़ी रहेगा वही उसमें इंटरनेशनल रहेगा, वही पार्टिसिपेशन करेगा। भारत सरकार ने महिलाओं की 50% भागीदारी कर दी। अभी स्पोर्ट कोड लागू कर दिया 2011। अब वो स्पोर्ट कोड चालू हो रहा है, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। उस स्पोर्ट कोड आने से ये दिक्कत है कि दिक्कत भी है, अच्छा भी है, क्योंकि खिलाड़ी लोग एक अच्छा प्रशासक नहीं होते हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी अच्छे इंसान होते हैं, किंतु उनको अनुभव नहीं रहता, राजनीति का नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो वो दिक्कत हमें आ रही है। तो अभी भारत सरकार ने 50% मेल खिलाड़ी, 50% फीमेल खिलाड़ी, तो इसके अलावा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को उन्होंने ओलंपिक संघ में अपनी जगह दी है। एक अच्छी है, उसके लिए मैं खेल मंत्रालय भारत सरकार को मैं धन्यवाद भी दूंगा, प्रशंसा भी करूंगा। एक प्रकार के जो
अभी जो चालू हुआ है इस तरीके से, एक चीज़ और है, आप बोले ना राजनीतिक आने से ज़्यादा कोई खिलाड़ी खेल संगठन संघ का अध्यक्ष सचिव रह जाता है तो वहाँ पे राजनीति शुरू हो जाती है। और ये एक परिक्रमा होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक सेक्रेटरी बन गया, मैं ज़िंदगी भर सेक्रेटरी रहूँगा, ज़िंदगी भर अध्यक्ष रहूँगा, ये नहीं होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने स्पोर्ट कोड के हिसाब से लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी रहेगा, सेक्रेटरी ट्रेजरर 8 साल रहेगा और प्रेसिडेंट 12 साल रहेगा। उसके बाद उनको एक सर्कुलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा, मतलब 4 साल के बाद फिर चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक अच्छा कानून आया है और इसमें सबको चांस मिलेगा, पर इसमें अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि अनुभव जो प्रशासक है वो निकल जाता है, फिर दूसरे जो ऐसा प्रशासक बैठ जाता है जिसको अनुभव का अभाव रहता है, जिसके कारण उसको दिक्कत होता है संचालन करने में। अभी छत्तीसगढ़ बनने से पहले भिलाई में जितना भी खेल का विकास हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र ही सब कुछ प्रोवाइड करता था, है ना। लेकिन लंबे समय से बहुत सारे खेलों में बीएसपी का ध्यान अब उतना नहीं है जितना पहले था, जिसके वजह से बच्चे बहुत सारी सुविधाओं से मोहताज हैं। आप भिलाई इस्पात संयंत्र से क्या उम्मीद करते हैं? भिलाई स्टील प्लांट सन 1992 के बाद खेलों के प्रति थोड़ा सा पीछे हटा है, क्योंकि उस समय हमारे को इस्पात उत्पादन मंदी आने के कारण हमारा घाटे में चला था सेल, तो उस समय स्पोर्ट, तब से स्पोर्ट हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। और इंटर स्टील होते थे, इतने अच्छे होते थे, वो भी बंद हो चुके हैं। हर स्टील प्लांट में रहता है, सिर्फ एक भिलाई स्टील प्लांट है जो खेलों को बढ़ावा चलते जा रहा है। और पहले की बात अभी की तुलना करेंगे तो बहुत फ़र्क है। अभी स्पोर्ट में एक को नौकरी नहीं ली जाती, जबकि भारत सरकार में नियम में सभी खेल कभी इंस्टीट्यूशन में रेल मंत्रालय सर्विसेज सब में जहाँ इंडिया खेल के आता है उनको नौकरी दी जाती। मेरा यही अपेक्षा है। भिलाई इस्पात संयंत्र को इस्पात मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि आप लोग भी यहाँ पर फिर से स्पोर्ट पॉलिसी बनाएं और खेल संघों को कैसा प्रमोट करें, खेलों को कैसे प्रमोट करें, इसके अलावा कैसा नियुक्ति किया जाए। ये आदेश हुआ, 3-4 साल हुआ, पर उसमें कोई अभी चालू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद खेलों के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार ने भी काफ़ी कुछ योजना बनाई है। बशीर भाई, हम ये जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार से कितना रिस्पांस और किस तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही है? खेल के क्षेत्र में कहाँ कहाँ स्टेडियम या और भी खेल जितनी प्रकार की सुविधाएं होती है उसका छत्तीसगढ़ सरकार कितना गंभीर है सुविधाएं देने के लिए, इस बारे में कुछ बात करिए। ऐसा है, जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारा स्पोर्ट बड़ा ही है, किंतु जैसा डेवलपमेंट हो रहा था ग्राउंड निर्माण में, इसमें वो नहीं हो पाया। 2-3 साल अच्छा हुआ, रिक्रूटमेंट हुए बहुत सारे। अभी 3 साल से हमारा खिलाड़ियों का रिक्रूटमेंट बंद पड़ा हुआ है, उत्कृष्ट खिलाड़ी बंद पड़ा है, लोगों का कैश अवार्ड बंद पड़ा है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा है वो भी 3 साल से बंद पड़ा है। उसका मूल कारण है हमारा खेल मंत्रालय उदासीन है उसमें, और हमेशा नियम बनते हैं अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ है। और स्टेडियम सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा दुर्ग जिला रहा है। दुर्ग जिला में एक स्टेडियम उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के नहीं दिए, जबकि हॉकी स्टेडियम दुनिया भर के ऐसी जगह दिए हैं जहाँ खेल नहीं होता। रायपुर में 2-3 स्टेडियम ऐसा बना दिए हैं, उसमें खिलाड़ियों को परमिशन देने के लिए बहुत मुश्किल, परमिशन देने के लिए मुश्किल होता है। इंडोर स्टेडियम भी गिने चुने बने हुए हैं, जैसे इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, किंतु वो अभी तक हमने नहीं कर पाया है। उसका कारण भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़ राज्य में खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था नहीं है। वो जब भी नेशनल होता है या स्टेट होता है, इन लोग स्कूल के क्लासेस में भर के रख देते हैं, जिसमें बड़ा नेशनल में बड़ा हमारा जो प्रचार प्रसार वो गलत होता है, किंतु टूर्नामेंट निपटाना करते हैं, जिसके कारण अनुदान देने में और TADA देने में छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा अच्छे नियम बनाए हैं। पर नियम बनाने के बाद
कानून ऐसा बना दिया कि पैसा लेने में ही बहुत दिक्कत है, क्योंकि आम आदमी स्पोर्ट्समैन, पहले ही बताया, स्पोर्ट्समैन ज़्यादा पढ़ा लिखा तो रहता है किंतु एडमिनिस्ट्रेशन में ज़ीरो रहता है, जिस कारण उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अभाव में वो पैसा लेने के लिए दिक्कतें होती है उसको। और यहाँ हमारे स्पेशली छत्तीसगढ़ और दुर्ग में स्पॉन्सरशिप बहुत कम है। दूसरे शहरों में कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए स्पॉन्सर किया जाता है। और सबसे बढ़िया क्रिकेट आने के बाद हमारा खेल बहुत डाउन हुआ है, पूरा खेल इंडिया में। तो खेल के भी ज़्यादा किसी की नज़र नहीं है। आज क्रिकेट होता है, स्टेडियम पूरा पैक हो जाता है। हम नेशनल कराते हैं, मुश्किल से 10-20 बच्चे होते हैं, जबकि हम 30-40 लाख एक नेशनल में लगाते हैं। देखने वाले 100 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बड़ी दिक्कत का सामना है, क्योंकि टीवी मीडिया के लिए भी हमको पैसा देना पड़ता है। अब भारत सरकार का जो दूरदर्शन है उसको लाने के लिए 7-8 लाख रुपए में जमा करना पड़ता है। तो ऐसे कई दिक्कतें हैं, तो वो बहुत दिक्कत का सामना है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हमारे जो कंटिन्यू नेशनल होते थे, भिलाई इस्पात संयंत्र की मेहरबानी से होते थे। भिलाई स्टील प्लांट बहुत मदद करता था। भिलाई स्टील जब इन्वॉल्व होता था सब स्कूल मिल जाती थी, हर व्यवस्था बड़ी ईजी हो जाती। ग्राउंड का जो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, सब भिलाई स्टील प्लांट करता, जिसकी आयोजन की 50% खर्च उस ग्राउंड के मेंटेनेंस में बीएसपी कर देती थी। उसके अलावा कोई आर्थिक अनुदान भी देती थी। जो इंडिया खेलने जाता था उसको भी पैसा दिया जाता था। खिलाड़ी जो नेशनल जाते थे उसको भी टीएडीए दिया जाता था। वो बंद हो चुका। मेरा एक ही सेल प्रबंधन से और भिलाई प्रबंधन से अनुरोध है कि आप इस खेलों को, खिलाड़ियों को टीएडीए की व्यवस्था स्टार्ट किया जाए। अब जैसे एनजीओ है, एनजेसी और कई ऐसे संस्थान है जो खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दे रही है। रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो खिलाड़ियों को, जैसे खिलाड़ी इंडिया खेलती जाता, हमारे कई खिलाड़ी रेलवे ज्वाइन कर लिए हैं। इसी पर हमारे को खिलाड़ी नहीं मिल रहे। सब रेलवे में जाने के बाद हम जितना तैयार किए थे खिलाड़ी, अब फिर जीरो से चालू होता है। जहाँ जीरो से चालू हुआ, जहाँ वो 70-80% लायक होता खेलने, उसको रिक्रूटमेंट हो जाता, सर्विसेज में चले जाता, सेना में चले जाता, तो फिर से हम जीरो पर आ जाते हैं। इसलिए हमारा खेल डाउन होते जा रहा है, क्योंकि भर्तियाँ भी नहीं है। भर्ती रहने से भी नए जो खिलाड़ी आते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, वो भी नहीं है। ये दिक्कत। अंत में बशीर जी, आप खिलाड़ियों के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खिलाड़ियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, वो अपने मन से रोज़ सवेरे शाम अभ्यास करें। 2.5-2 घंटा डेली ग्राउंड में जाएं। कोच नहीं है, सीनियर प्लेयर से उनके थ्रू लिया जाए। अपनी स्वास्थ्य को ध्यान रखें, दौड़ें, जिम जाएं। इसके अलावा अनुशासन में रह के काम करें। अनुशासन ही खेल को आगे बढ़ाती है, और जो अनुशासन में रहेगा वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और जहाँ भी जाएंगे बड़ा अनुशासन में रहें, ग्राउंड में रहें, लड़के लड़कियां रहें, अनुशासन में रहें। अपना ग्रुप अलग रखें, लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुप रखें, तो हमें कोई उंगली उठाने का मौका न मिले। ऐसे जो भी आगे बढ़ता है उसके पीछे 10 तो दुश्मन मिल जाते हैं। ये एक अभी देखने को मिला है। एक अच्छा भी आदमी आगे बढ़ता है, उसके पीछे 10 तो झूठी कंप्लेंट कर दिया जाता है, तो जो कि बाद में पता लग जाता है गलत है। ऐसे गलत कई लोग हैं जो धंधा बनाए खेल के नाम से, पैसा इकट्ठा करते हैं, आयोजन के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको, खिलाड़ियों को और प्रशासन को, प्रबंधन को, उनको अलग करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभी आपने सुना बशीर खान जी को, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। पूरे छत्तीसगढ़ के खेल के बारे में आपको उनसे जानने का मौका मिला। इससे पहले तक बशीर खान जी एक प्लेयर के रूप में मेडल और कई खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके थे। अब टीम मैनेजर के रूप में बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। अभी उनसे बातचीत आपने सुनी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।